दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रमुख भारतीय और पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज के जो प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, देखिए, भारतीय राजनीतिक विचारक मनु से संबंधित है। प्रश्न है कि किस हिंदू शास्त्र में ये कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। ऑप्शन है भगवत गीता, महाभारत, मनुस्मृति या ऋग्वेद। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, मनुस्मृति। मनुस्मृति में कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसको आपको याद रखना चाहिए। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनु ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं, मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मनु ने मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत दोनों का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए ये पाप के समान है। ये कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, टी.एच. ग्रीन, बेंथम, मनु या फिर कौटिल्य। तो सही उत्तर है ये कथन मनु का है, जो कहते हैं कि राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। अगला प्रश्न है, कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? मनु, कौटिल्य, मनु, नारद या शुक्र? तो सही उत्तर है राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक मनु है। अब आइए देखते हैं कौटिल्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है दोस्तों कि कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजुगीषु का राजा के रूप में उल्लेख किया है। ऑप्शन देखिए, जो विजेता होगा, जो शत्रु था, विजेता का सहयोगी या शत्रु के सहयोगी का सहयोगी। दोस्तों, आप वाक्यांश के लिए एक शब्द जब पढ़ते हैं विजुगीषु, जो विजेता राजा होगा, तो ऑप्शन ए है जो विजेता होगा। तो कौटिल्य के अपने राजमंडल में विजुगीष जो राजा है वो उसके लिए प्रयुक्त होता है जो विजेता होगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो दोस्तों, कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति आप जानते हैं अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के नाम से आप इसको अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स का ग्रंथ नहीं, बल्कि ये राजनीति विज्ञान और शासन कला तथा कूटनीति पर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? न्याय सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, दैवी सिद्धांत और दंड सिद्धांत? तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य के द्वारा जो है राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, और सप्तांग सिद्धांत में ये माना जाता है कि राज्य का निर्माण 7 अंगों से मिलकर बना है, जिसमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र 7 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, सामंत और गुरुकुल, राजा और कोश, मित्र और बल, और मित्र और कोश। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए, सामंत और गुरुकुल जो हैं ये आपके सप्तांग सिद्धांत में शामिल नहीं है। अभी अभी हमने बताया कि स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र ये जो है सप्तांग सिद्धांत में शामिल है। यहाँ पर देखिए, मित्र और बल जो कह रहा है ये भी आप कहेंगे कि ये भी हमारे कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत में नहीं है, लेकिन बल का अभिप्राय यहाँ पर दंड से है। तो मित्र और दंड जो है ये शामिल है, लेकिन सामंत और गुरुकुल सप्तांग सिद्धांत में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में से नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, स्वामी, पुरोहित, पुर और कोश। तो पुरोहित जो है सप्तांग सिद्धांत में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य के लिए स्वामी का क्या अर्थ है आपको बताना है। कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या है? तो उत्तर है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है राजा।
अगला प्रश्न दोस्तों, सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था से? तो उत्तर है सप्तांग सिद्धांत का संबंध राजनीतिक व्यवस्था से है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य समर्थक था किसका? राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो उत्तर है कौटिल्य सीमित राजतंत्र का समर्थक था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो राजतंत्र के सीमित रूप का प्रतिपादित करता है और वो कहता है कि राजा को जन कल्याण में कार्य करना चाहिए और उसे विधि को लागू करने के लिए जो है वो जन कल्याण और लोकहित को ध्यान में रखना चाहिए। तो कौटिल्य सीमित राजतंत्र का समर्थन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौटिल्य द्वारा दिए गए योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है योगक्षेम का अर्थ होता है प्रसन्नता और समृद्धि का विचार। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार कौन सा राज्य का अंग नहीं है? सेना, स्वामी, अमात्य और मित्र? तो उत्तर है सेना। सेना दोस्तों कौटिल्य के अनुसार राज्य का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राजमंडल में कितनी संख्या होनी चाहिए राज्यों की? तो सही उत्तर है राज्य मंडल में राज्यों की संख्या 12 होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों 12 का अंक इसलिए महत्वपूर्ण है कि मनुस्मृति में जो है 12 अध्याय हैं, आप जानते हैं। और एक प्रश्न और आता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं? ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं, ये आपके लिए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है वो विदेश नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो कौटिल्य या विष्णु शर्मा या इन्हीं को दोस्तों कौटिल्य, विष्णु शर्मा और चाणक्य भी कहा जाता है। कौटिल्य को प्राचीन भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? तो उत्तर है मैकियावेली। दोस्तों कौटिल्य की तरह जो है मैकियावेली ने इटली में भी धर्म और राजनीति को जो है धर्म को राजनीति से, धर्म और नैतिकता को राजनीति से पृथक किया और राज्य के सुरक्षा और शक्तिवान बनाने के लिए उसने अपने राजा को सलाह के रूप में कई पुस्तकों की रचना की है, जिसमें प्रिंस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि नरेश को सलाह है कि उसे किस तरह से अपना व्यवहार रखना चाहिए और कैसे शासन करना चाहिए। अब आइए देखते हैं दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले को। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम क्या है? तो ये है फिनिक्स आश्रम, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का आश्रम। ट्रस्टीशिप या प्रन्यास, जिसको न्यासिता भी कहा जाता है, दोस्तों ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है? अहिंसा, न्यासधारिता, पंचायती राज या सत्य? तो उत्तर है दोस्तों गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प न्यासधारिता या प्रन्यास है और प्रन्यास या न्यासधारिता को मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद की संज्ञा भी दी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधीवादी विचारों में निम्नलिखित में से कौन से संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते हैं? श्रम पूंजी संघर्ष, काश्तकार और भूस्वामी संघर्ष, गांव और शहर में संघर्ष या ब्राह्मण और दलित में संघर्ष? तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, गांधीवादी विचारों में गांव और शहर में संघर्ष जो है प्रमुखता से अभिव्यक्ति नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस पर विश्वास किया था? तो सही उत्तर है गांधी जी ने साधनों की विशुद्धता या साधनों की पवित्रता पर विश्वास किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे। कारण है कि उनके अनुसार अपवित्र साधन पवित्र उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता नहीं करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन की सही व्याख्या का आर करता है, क्योंकि गांधी जी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे। गांधी जी ने साध्य साधन पवित्रता पर बल दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि अच्छे साधनों से ही अच्छे साध्य की प्राप्ति हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक रूप से कभी सही नहीं हो सकता। ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। अगला प्रश्न है, 1936 में किसने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? तो ये कथन महात्मा गांधी का ही है।
उन्होंने 1936 में कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगला प्रश्न है, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, यानी ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपने विचारों को किस आधार पर प्रकट किया है, आपको बताना है। ऑप्शन है पंथ, वाद, रूढ़ या प्रयोग। तो सही उत्तर है प्रयोग के आधार पर। गांधी जी ने अपने सिद्धांतों का जो निर्माण किया या निरूपण किया, उसको अपने प्रयोगों के आधार पर किया। किसी भी बात के लिए वो जब प्रयोग कर लेते थे तभी उसको दूसरों को कहते थे उस पर अमल करने के लिए, और यही कारण है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा को सत्य के साथ मेरे प्रयोग नाम से जो है प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न है, किसने सत्याग्रह को अपनाया था? नेहरू, गांधी, अंबेडकर या पटेल? तो सही उत्तर है गांधी जी ने सत्याग्रह को अपनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ये आपका सही कथन नहीं है, क्योंकि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसके हृदय को जीतना होता है। और जो सही कथन है वहाँ पर देखिए, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, ये सही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास वाला होना चाहिए, ये भी सही है। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन गलत कथन ये है कि सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी के सत्याग्रह का साधन नहीं था? तो देखिए, गांधी के सत्याग्रह के साधनों में सत्य, अहिंसा, सविनय अवज्ञा, उपवास और सामाजिक बहिष्कार था, लेकिन हिंसक कार्य जो था दोस्तों, ये गांधी के सत्याग्रह का साधन नहीं था। अगला प्रश्न है, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार किसके निकट थे, आपको बताना है। तो उत्तर है गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी की श्रेणी में आते हैं, और गांधी जी का मानना था कि राज्य जो है वो व्यक्तियों पर अपने बातें मनवाने के लिए बल प्रयोग करता है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, और इस आधार पर उन्होंने राज्य को समाप्ति की बात कही थी। दोस्तों, और अन्य विचारकों के बारे में आइए प्रश्नों को देखते हैं। मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा है? तो हायरार्की या पद सोपान मूने के अनुसार संगठन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, मूने के स्टाफ कार्य के 3 पक्ष कौन से हैं? सूचनात्मक, परामर्शकारी, पर्यवेक्षणात्मक, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, मूने के अनुसार स्टाफ कार्य के 3 पक्ष उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, ये किसने कहा है? तो ये कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है कि राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीयतावादी विचारक रहे हैं और उन्होंने माना है कि राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति और उसका रहस्योद्घाटन है? तो ऑप्शन देखिए, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद, महात्मा गांधी या B.R. अम्बेडकर। तो उत्तर है दोस्तों महर्षि अरविंद का कहना है कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति और उसका रहस्योद्घाटन है। दोस्तों, महर्षि अरविंद प्रमुख राष्ट्रवादी और विशेष रूप से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रणेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ था? तो ये था दोस्तों समग्र क्रांति या टोटल रिवॉल्यूशन। समग्र क्रांति का विचार जयप्रकाश नारायण का है और इससे भारत में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रचलन की बात करता है? ऑप्शन है मायरन वीनर, एडवर्ड सील्स, रजनी कोठारी या मॉरिस जोन्स। तो सही उत्तर है मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रचलन की बात की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनमेल को बताइए। तिलक और बिपिन चंद्रपाल ये सुमेलित है क्योंकि दोनों ही जो है गरम दल के नेता हैं। गोखले नवरोजी नरम दल से संबंधित है। नेहरू बोस, नेहरू दोस्तों लोकतांत्रिक समाजवादी थे और बोस क्रांतिकारी समाजवादी थे। तो ये जो ग्रुप है ये आपका अनमेल है। जयप्रकाश लोहिया ये समाजवादी विचारक थे। तो देखिए अन्य सभी ऑप्शन मेल खाते हैं, लेकिन नेहरू और बोस का जो युग्म है ये एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए देखते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों से संबंधित प्रश्नों को। पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में किसे माना जाता है? देखिए, अरस्तु, लाक, प्लेटो और जे.एस. मिल। तो सही उत्तर है प्लेटो। प्लेटो को पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक या आदर्शवादी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा है? तो अरस्तु ने दोस्तों नागरिकता की श्रेणी से गुलामों को बाहर रखा है और उसके यहाँ गुलामों के स्वामी, जो स्वतंत्र गुलामों के जो स्वामी होते थे, उनको वो नागरिक की श्रेणी में रखता है, लेकिन गुलामों को नागरिकता की श्रेणी में नहीं रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरस्तु किस शासन प्रणाली को वरीयता देता है? राजतंत्रवादी, पॉलिटी, लोकतंत्र या अल्पतंत्रवादी? तो सही उत्तर है अरस्तु मध्यम मार्ग का प्रतिपादक है और वो पॉलिटी या राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन की जो है व्यवस्था या वरीयता देता है। अगला प्रश्न है, ये कथन किसका है कि कुछ व्यक्ति शासन करें और अन्य व्यक्ति शासित हों? यह न केवल यह अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि लाभप्रद भी है, क्योंकि अपने जन्म के समय से ही कुछ व्यक्ति पराधीनता के लिए और कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए नियत होते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों अरस्तु का है। अरस्तु का कहना है कि जन्म से ही कुछ व्यक्ति शासित होने के लिए और कुछ शासन करने के लिए उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि सेबाइन का कहना है कि आंग्ल भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उसमें कदाचित महानतम लेखक है। तो वो सेबाइन किस लेखक के बारे में बात करता है? ऑप्शन देखिए, बेंथम, हाब्स, लाक या रूसो? तो सही उत्तर है हाब्स के बारे में सेबाइन की ये टिप्पणी है कि आंग्ल भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम लेखक हाब्स है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांतवादी ने कहा है कि मैं समस्त मानव जाति की एक सामान्य प्रवृत्ति एक के बाद दूसरी प्राप्त करने की शाश्वत और अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूं, जो केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है? ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये हाब्स का कथन है, जो कहता है व्यक्तियों में शक्ति प्रतिस्पर्धा की भावना जो है अनवरत चलती रहती है, शक्ति, धन और प्रसिद्धि प्राप्त करने की लालसा, और ये तब तक नहीं समाप्त हो जाती है जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कथन आपको बताना है लाक के राज्य और सरकार के संबंध में। दोस्तों सही कथन है कि लाक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है, ये आपका सही कथन है। अगला प्रश्न है, हाब्स के लेवायथन में प्रयुक्त जो कॉमनवेल्थ शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों हाब्स जो लेवायथन शब्द का प्रयोग करता है वो समाज, राज्य और सरकार के सामूहिक नाम के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की भावना के रूप में किया है? तो उत्तर है दोस्तों जॉन लॉक। जॉन लॉक दोस्तों प्राकृतिक अवस्था को शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रूसो के राजनीतिक विचारों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है? यथार्थ इच्छा, वास्तविक इच्छा, सामान्य इच्छा और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों रूसो जो है वो अपने सामान्य इच्छा के प्रतिपादन के लिए यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा का जो है सबसे पहले वर्णन करता है कि यथार्थ इच्छा, वास्तविक इच्छा क्या है, और उसके आधार पर वो सामान्य इच्छा का अपने वर्णन करता है। तो यहाँ पर किसका उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामान्य इच्छा का उल्लेख करता है, लेकिन अपने सामान्य इच्छा के विवेचन के क्रम में वो यथार्थ इच्छा, वास्तविक इच्छा और सामान्य इच्छा इन तीनों का ही उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर है। तो मैक्स वेबर एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री, नॉर्वे का मनोवैज्ञानिक, जर्मन राजनीति विज्ञानी या रूसी विधिशास्त्री कौन है? तो उत्तर है दोस्तों मैक्स वेबर एक जर्मन राजनीति वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक मैक्स वेबर के द्वारा परिभाषित सत्ता का प्रकार नहीं है? कानूनी सत्ता, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और राजनीतिक सत्ता। तो दोस्तों मैक्स वेबर ने सत्ता के प्रकारों में कानूनी, परंपरागत और करिश्माई सत्ता का वर्णन किया है, लेकिन राजनीतिक सत्ता का वर्णन नहीं किया है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कहा है कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है?
तो उत्तर है ये कथन मैक्स वेबर का है, जो कहता है कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैक्स वेबर, दुर्खीम और पैरेटो के राजनीति शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? तो उत्तर है पैरेटो, दुर्खीम और मैक्स वेबर को राजनीति विज्ञान के समाजशास्त्री उपागम से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी अवधारणा मैक्स वेबर ने दिया है, आपको बताना है। संसदीय वर्चस्ववाद, लोकतांत्रिक अभिजनवाद, नैतिक संप्रभुता या चमत्कारी नेतृत्व? तो उत्तर है ऑप्शन डी, कैरिस्मेटिक सत्ता या चमत्कारी नेतृत्व की धारणा मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है कि किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु अपनी संपत्ति को, हानि को नहीं भूल सकता है? तो ये देखिए, ये इटली के चाणक्य कहे जाने वाले विचारक मैकियावेली का कथन है, जो कहता है व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन अपने पैतृक संपत्ति की हानि पहुंचाने वाले को नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन डनिंग का है। डनिंग का कहना है कि प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या विचारक पर अपने युग और देशकाल की परिस्थितियों का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उपयोगितावादी विचारक जेरमी बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपयोगितावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बेंथम को उपयोगितावाद का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है, ये किसका मानना है? तो सही उत्तर है बेंथम के अनुसार सभ्य समाज में राजनीतिक चिंतन एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये कथन किसका है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन यथार्थवादी विचारक हैंस जे मार्गेनथाउ का है, जो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच होने वाले निरंतर शक्ति संघर्ष के अलावा कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक यथार्थवाद के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में किस विचारक को जाना जाता है? तो ये है मार्गेनथाउ। और अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक मार्गेनथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली है, ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों बेनो वासरमैन का है, जो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक कि मार्गेनथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली है, बेनो वासरमैन का कथन है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण में विकास में निम्नलिखित में से किस विद्वान का योगदान नहीं है? देखिए, जॉर्ज कैनन, राइनाल्ड नेबूर, हैंस जे मार्गेनथाउ या अब्राहम लिंकन? तो सही उत्तर है अब्राहम लिंकन दोस्तों, ये यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है? ऑप्शन देखिए, मार्गेनथाउ, जॉर्ज कैनन, जॉन हर्ज या वुडरो विल्सन? तो वुडरो विल्सन दोस्तों, वुडरो विल्सन जो है ये आदर्शवादी सिद्धांत से जोड़े जाते हैं, न कि यथार्थवादी सिद्धांत से, जबकि मार्गेनथाउ, कैनन और जॉन हर्ज ये सभी यथार्थवादी विचारकों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादियों को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो सही उत्तर है राइनाल्ड नेबूर। दोस्तों, राइनाल्ड नेबूर ने यथार्थवादियों को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित है, उसमें से कौन सी एक आधारभूत मान्यता नहीं है? तो देखिए, आधारभूत मान्यता कौन सी नहीं है? तो राष्ट्रनेता अपने राष्ट्रीय हितों की आकांक्षा करता है और उन्हें आगे बढ़ाता है, ये सही है। और राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं और प्रत्येक राज्य का बहुराष्ट्रीय हित उसके प्रभाव के विस्तार में निहित है और राज्य अपने हितों और संरक्षण के लिए अपने शक्ति अथवा प्रभाव का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन बी जो है ये आधारभूत मान्यता नहीं है।
ऑप्शन बी, आधारभूत मान्यता नहीं है कि राष्ट्रीय हितों को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं। ऐसा इसलिए है, ये गलत है, मान्यता नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत नैतिकता और राष्ट्रीय स्तर पर नैतिकता जो है उसके मायने अलग अलग होते हैं। इसलिए राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक चेतना का अर्थ क्या है? तो ये है, राज्य के प्रति प्रेम राजनीतिक चेतना का अर्थ है। अगला प्रश्न, सही कथन को चुनना है या सही कथन बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, राजनीतिक संस्कृति विश्वास और इतिहास की उपज नहीं है। राजनीतिक संस्कृति संरचना प्रदान नहीं करती। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है और राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण और विश्वास का संकलन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सही कथन आपको चुनना है तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है, कौन राजनीतिक संस्कृति का संघटक नहीं है? आनुभविक विश्वास, व्यक्तिपरक हित, मूल्य अभिरुचियां और प्रभावी अनुक्रियाएं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यक्तिपरक हित राजनीतिक संस्कृति का घटक नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था आपको बताना है। तो सही उत्तर है आमंड। आमंड ने सबसे पहले राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग किया। यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा लक्षण नहीं है। तो सही उत्तर है, राजनीतिक व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। ये लक्षण नहीं है राजनीतिक व्यवस्था का, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं दोस्तों, और एक दूसरे से अंतर संबंधित और पारस्परिक जो है इनमें लेन देन की व्यवस्था भी चलती रहती है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय क्या है? तो उत्तर देखिए, राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय राजनीतिक मूल्य, विश्वास और दृष्टिकोण से है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीगल ने नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी को किस रूप में देखा था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सार्वत्रिकता या सार्वभौमिकता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में हीगल ने नागरिक समाज को देखा था। अगला प्रश्न है, युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों हीगल। हीगल जो है युद्ध को महिमा मंडित करता है और वो कहता है कि युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, हीगल ने सभ्य समाज को देखा है किस रूप में? तो उत्तर है, सार्वभौमिकता के साकार रूप में हीगल ने सभ्य समाज को देखा है। एक महत्वपूर्ण कथन या कोटेशन है, बार बार आता है कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी। ये कथन दोस्तों J.S. मिल के व्यक्तिवाद से संबंधित है, जो कहता है कि एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो हेजेमनी का जो सिद्धांत है दोस्तों, इसका प्रतिपादन एंटोनियो ग्राम्सी ने किया है। एंटोनियो ग्राम्सी इसने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो याद कर लीजिए। एक कथन है, शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैनिक औद्योगिक संकुल किसके द्वारा प्रयुक्त होने के पश्चात व्यापक प्रयोग में लाया गया? तो सैनिक औद्योगिक संकुल दोस्तों, ये आइजनहावर, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रहे आइजनहावर, उनके द्वारा प्रयुक्त होने के बाद व्यापक प्रयोग में लाया गया है। अगला प्रश्न है, ये निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है दोस्तों, जो कहते हैं कि ये निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप और बल प्रयोग के द्वारा होती है। एक महत्वपूर्ण कथन दोस्तों, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। ये किसका कथन है? तो सही उत्तर है बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर का कहना है कि राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक मानव या इकोनॉमिक मैन की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? देखिए, रिकार्डो, जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर या एडम स्मिथ। तो सही उत्तर है, आर्थिक मानव की संकल्पना एडम स्मिथ के द्वारा प्रस्तुत की गई। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस है और इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है, ये किसने कहा है? तो ये रैमजे मेयोर का कथन है, जो कहते हैं कि मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है फ्रांसिस बेकन, ज्यां जैक्स रूसो, ल्यूकाच या सीवी मैकफर्सन। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन फ्रांसिस बेकन का है कि समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि ज्ञान ही शक्ति है या नॉलेज इज पावर? तो ये फ्रांसिस बेकन का कथन है दोस्तों, जो मानता है कि ज्ञान ही शक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, कौन सी? उसे देखा जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है और इसमें द्विसंबंध होता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, तो नहीं में ये हो जाएगा कि उसे देखा जा सकता है, क्योंकि प्रभाव जो है उसको देखा नहीं जा सकता है, वो केवल प्रभाव या महसूस किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है या इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, ये कथन किसका है? तो ये विल्फ्रेड पेरेटो, जो कि अभिजनवादी विचारक हैं, उनका कहना है कि इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान या कब्रिस्तान है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जॉर्ज सोरेल संघ समाजवाद सही सुमेलित है, हीगल व्यक्तिवाद सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि हीगल व्यक्तिवादी नहीं बल्कि आदर्शवादी विचारक हैं, GDH कोल श्रेणी समाजवाद और लास्की बहुलवाद। तो देखिए हीगल जो है ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है, अन्य ऑप्शन आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है, ये परिभाषा नागरिकता की है, किसने दी है? तो उत्तर है विलियम बॉयड। दोस्तों विलियम बॉयड की परिभाषा है कि कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। अगला प्रश्न है, हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है, ये किसने कहा है? तो सही उत्तर है मुनरो का कथन है दोस्तों। देखिए मुनरो का कहना है कि हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है। अगला प्रश्न है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना की निम्नलिखित परतों का सही क्रम क्या होगा? तो आप जानते हैं दोस्तों, उत्पादन की शक्तियां आधार के रूप में काम करती हैं, विचारधारा, धर्म और अन्य चीज़ें अधिरचना के रूप में। तो सबसे महत्वपूर्ण है उत्पादन की शक्तियां पहले नंबर पे आ जाएंगी, यानी 3। उसके बाद उत्पादन के संबंध आते हैं, फिर 1 हो जाएगा, फिर कानूनी और राजनीतिक संगठन आते हैं, 4 हो जाएगा, और फिर 2। 3 1 4 2, यहाँ पे देखिए 3 1 4 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, असंलग्नता को अनैतिक किसके द्वारा कहा गया है? तो उत्तर है जॉन फास्टर डलेस। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, जॉन फास्टर डलेस के द्वारा असंलग्नता को अनैतिक कहा गया है। दितांत का अर्थ क्या है? तो दोस्तों तनाव शिथिलीकरण या तनाव में शैथिल्य को दितांत कहा जाता है। दितांत फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तनाव में शिथिलता। अगला प्रश्न है, द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है हर्जबर्ग के द्वारा दोस्तों द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये अगला प्रश्न दोस्तों ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित है। 50 वर्षों के मतभेद और 1 दशक की अनिश्चितता के बाद 2 पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं, ये कथन किसका है? तो ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश का कथन है। अगला प्रश्न है, सामुदायिकतावाद की एक प्रमुख धारा कौन सी है? उदारवाद की, मार्क्सवाद की, सर्वाधिकारवाद या प्रत्ययवाद? तो उत्तर है दोस्तों सामुदायिकतावाद जो है ये प्रत्ययवाद की प्रमुख धारा है। आपको बता दें सामूहिकतावाद जो है सामुदायिकतावाद प्रत्ययवाद की प्रमुख धारा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आमंड के हित अभिव्यक्तन करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? देखिए संस्थात्मक संरचनाएं, असमुदायात्मक संस्थाएं, प्रजाति संरचनाएं या प्रदर्शनात्मक। तो इसमें देखिए प्रजाति संरचनाएं जो हैं ये आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तनाव शैथिल्य का निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है? आपको बताना है।
तो देखिए द्वितांत संबंध पारंपरिक हितों, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते थे। आणविक आतंक और आणविक युद्ध का भय, शीत युद्ध का समरसतापूर्ण वातावरण और दोस्तों राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन। तो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन तनाव शैथिल्य का निर्धारक तत्व नहीं रहा है। अगला प्रश्न है, कौन राजनीति विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक है? ऑप्शन देखिए, जॉर्ज कैटलिन, लियो स्ट्रास और जॉर्ज सेबाइन या नॉर्मन जैकबसन। तो उत्तर है राजनीति विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक लियो स्ट्रास हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद राजा को ऑस्टिनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। ये कथन किसका है? तो ये H.J. लास्की का कथन है। अगला प्रश्न है, शासकीय विचारधारा या शासक की विचारधारा की संकल्पना किसकी है? तो उत्तर है मोस्का। दोस्तों मोस्का अभिजनवादी विचारक हैं और शासक की विचारधारा का जो संकल्पना है मोस्का से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। कार्ल मार्क्स दोस्तों वर्ग संघर्ष से संबंधित हैं। लोहिया सप्त क्रांति, जयप्रकाश नारायण समग्र क्रांति और मिल उपयोगितावाद से। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 4, 2 और 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है। तो ये हैं रॉबर्ट मिचेल्स ने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की यानी गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध का पिता किस विचारक को माना जाता है? तो F.W. टेलर, जिनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर है, इनको वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र की कौन सी विशेषता बताई है? तो उत्तर है एक कल्पित समुदाय के रूप में। बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय माना है। अगला प्रश्न है, कौन खेल सिद्धांत से नहीं जुड़े हुए हैं? आर्गेंस्की, स्नाइडर, हर्सेनी और सीलिंग। तो सही उत्तर है दोस्तों आर्गेंस्की खेल सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं, बल्कि आर्गेंस्की जो है यथार्थवादी विचारक हैं और ये शक्ति सिद्धांत से संबंधित हैं। मार्टिन सुबक, स्नाइडर, हर्सेनी और सीलिंग ये विचारक खेल सिद्धांत या गेम थियरी से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन लॉरेंस का है। अगला प्रश्न है, सत्ता के 3 सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्तर है परंपरागत सत्ता, वैधानिक सत्ता और करिश्माई सत्ता। इसका प्रतिपादन मैक्स वेबर के द्वारा किया गया था। तो सत्ता के 3 प्रकारों का जो है प्रतिपादन मैक्स वेबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है। ये कथन किसका है? तो नॉर्थकोट पार्किंसन का कथन है कि उपलब्ध समय के अनुसार कार्य का विस्तार होता जाता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती है। ये कथन किसका है? तो ये रैमजे मेयोर का कथन है कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है। अगला प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि शीर्षक पर खेद होता है। तो ये मेटलैंड का कथन है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और उसके बाद दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए रॉबर्ट मिचेल्स ने दोस्तों जनमानस की संकल्पना के प्रतिपादन किया। माओ ने लोकयुद्ध या पीपुल्स वार की। पैरेटो ने दोस्तों अवशेषों की संकल्पना प्रस्तुत की और अरस्तु क्रांति की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 3, 2 और 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन यथार्थवादी नहीं था? देखिए हाब्स, थ्यूसिडाइड्स, कांट और मैकियावेली। तो यहाँ पर हाब्स, थ्यूसिडाइड्स, मैकियावेली ये यथार्थवादी विचारक हैं, जबकि कांट एक आदर्शवादी या नैतिकतावादी आदर्शवादी विचारक है। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखिए
आगे के प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनके लिए। सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कौन सा महानतम है, तो उनमें हाब्स महानतम है। प्लेटो के द्वारा कौन सी एक पुस्तक एक ही समय में एक विश्वविद्यालय, एक परिवार, एक चर्च का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये पुस्तक है रिपब्लिक। अगला प्रश्न है कौन समुदायवादी विचारक है, आपको बताना है। चार्ल्स टेलर, जॉन रॉल्स, मैकफरसन और हेयक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैकिंटायर, सैंडल, माइकल वाल्जर, चार्ल्स टेलर, ये सभी समुदायवादी विचारकों के अंतर्गत आते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स टेलर। दोस्तों प्रमुख समुदायवादी विचारकों में अभी हमने चर्चा की, मैकिंटायर, माइकल सैंडर और वाल्जर प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है कौन संरचनावादी नहीं है, ग्रीन, दुर्खीम, वेबर और मार्क्स। तो सही उत्तर है ग्रीन। दोस्तों ग्रीन जो है संरचनावादी विचारक नहीं है। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि कला और विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया है, तो ये रूसो का कथन है, क्योंकि रूसो कहता है प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र था और स्वच्छंदतापूर्वक जीवन बिताता था, लेकिन कला और विज्ञान का जैसे विकास हुआ है उसने मानव को नैतिक रूप से भ्रष्ट कर दिया है। अगला प्रश्न है कौन सा एक चिंतक विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन देखिए, विल्फ्रेड पोरेटो, मोस्का, रॉबर्ट मिचेल्स या सभी तीनों। तो उत्तर है सभी तीनों। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वतंत्रता पर 4 निबंध। स्वतंत्रता पर 4 निबंध पुस्तक किसने लिखी है, तो आइजिया बर्लिन की पुस्तक है 4 एसेज ऑन लिबर्टी। तो सही उत्तर है दोस्तों स्वतंत्रता पर 4 निबंध ये आइजिया बर्लिन के द्वारा लिखा गया है। व्यक्तिगत राजनीतिक है ये नारा किसने दिया, तो सही उत्तर है नारीवादियों ने ये नारा दिया कि व्यक्तिगत राजनीतिक है। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है राजा का मुख्य कार्य विधि को लागू करना है। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या था, तो ये था दोस्तों योग्यता। और ये किसने कहा है कि लेवायथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है, ये किसका कथन है, तो ये ओकसाट का कथन है दोस्तों। ओकसाट का कहना है कि लेवायथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम रचना है। अगला प्रश्न है कि इस विचार की वकालत किसने की है कि जनता का शासन एक कल्पना है, कुछ लोगों का शासन हकीकत है। तो ये अभिजनवादी विचारक या एलिट थियरी के विचारक जो हैं वो मानते हैं कि जनता का शासन कल्पना है, क्योंकि अभिजनवादियों का मानना है कि कोई भी शासन व्यवस्था हो, शासन सत्ता केवल एक मुट्ठी भर लोगों के छोटे से ग्रुप में रहती है जो कि समाज के अभिजन कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है किसने परिभाषित किया है कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है। तो उत्तर है आमंड और पावेल ने दोस्तों। अगला प्रश्न है मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप कैसा है, सावयवी, आर्थिक, कानूनी या राजनीतिक। तो उत्तर है मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप सावयवी या आंगिक होता है, क्योंकि इसमें सप्तांग सिद्धांत के वर्णन में ये कहा गया है कि राज्य का निर्माण 7 अंगों से मिलकर बना हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस एक के अनुसार प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों ही सद्गुण है जो राज्य तथा उसके सदस्यों के सर्वोत्तम कल्याण को परिलक्षित करता है। तो ये सेबाइन का कथन है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले किसी वैज्ञानिक सुधार को नहीं जानते हैं जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। ये कथन किसका है, तो ये हेनरी मैन का कथन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, सही सुमेलित है। राज्य स्वयं में प्राकृतिक है, ये भी सही सुमेलित है। राज्य एक ईश्वरीय कृति है, हीगल, ये सही सुमेलित नहीं है। राज्य शक्ति है, ट्रीटस के सही सुमेलित है। दोस्तों राज्य एक ईश्वरीय कृति है या राज्य का निर्माण ईश्वर द्वारा किया गया है, ये हीगल का कथन नहीं, बल्कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये हीगल का कथन है। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है हीगल और ग्रीन सहमत नहीं हैं किन किन चीज़ों पर। तो देखिए हीगल और ग्रीन राज्य के युद्ध लड़ने के अधिकार के विषय में और व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध के विषय में, इन दोनों मुद्दों पर जो है एक दूसरे से सहमत नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2 और 3 सही हैं।
अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है दोस्तों। जे एस मिल ने महिला मताधिकार और श्रमिक सहकारी संस्थाओं की वकालत की। हाब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रतिपादित किया है। मैकियावेली ने सीजर बोर्गिया का राज्य शिल्प और मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष से संबंधित हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, टॉमस हॉब्स का राजनीतिक दर्शन आधारित है किस पर? तो सही उत्तर है टॉमस हॉब्स का राजनीतिक दर्शन जो है वो उनके मनोविज्ञान और भौतिक विचारों पर आधारित है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इक्वालिटी। इक्वालिटी जो है दोस्तों ये एक पुस्तक की शीर्षक है। आपको बताना है कि इक्वालिटी शीर्षक से पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.H. टर्नी। दोस्तों R.H. टर्नी इक्वालिटी पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है किसने सुख और दुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो बेंथम है। और कौन सा चिंतक अर्थशास्त्र परंपरा का चिंतक है? देखिए शुक्र, कामंदक, सोमदेव और वातव्याधि। तो इसमें वातव्याधि जो है ये अर्थशास्त्र परंपरा का चिंतक है। अगला प्रश्न है शांति पर्व अध्याय है कहाँ का? तो उत्तर है शांति पर्व महाभारत का अध्याय है जिसमें राजनीति या राज्यशास्त्र से संबंधित जो है प्रश्न और उनकी चिंता की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? तो सही उत्तर है बेंथम सुख दुख प्राप्ति के 4 स्रोत बताता है, भौतिक, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक। अगला प्रश्न है मैकियावेली की प्रिंस वह प्रथम रचना है जिसने मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की परंपरा से नाता तोड़ लिया था। ये कथन किसका है? तो ये डनिंग का कथन है दोस्तों कि मैकियावेली की प्रिंस वह प्रथम महान रचना है जिसने मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की परंपरा से नाता तोड़ लिया था। अगला प्रश्न है प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून के मध्य स्पष्ट अंतर करके हॉब्स ने विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र की उस पद्धति की आधारशिला रखी जिसे बाद में बेंथम और ऑस्टिन के द्वारा विकसित किया गया। ये किसने कहा था? तो दोस्तों ऑप्शन बी ये कथन H.G. सेबाइन का है। अगला प्रश्न है ए थियरी ऑफ जस्टिस। आप जानते हैं ए थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक जॉन रॉल्स हैं। आपको बताना है इस पुस्तक का केंद्रभूत तर्क क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं उसी दशा में न्यायोचित मानी जा सकती हैं जबकि वे न्यूनतम सुविधा संपन्न व्यक्ति के हित में हों। अगला प्रश्न है किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? तो सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। दोस्तों जयप्रकाश नारायण समाजवादी चिंतक और विचारक थे। उन्होंने गांधी जी के सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है। बेंथम के अनुसार सुख और दुखों में किसका अंतर होता है? तो दोस्तों बेंथम के अनुसार सुख और दुख में केवल मात्रा का अंतर होता है। ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है कार्ल पापर। कार्ल जे पापर ने ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमेज पुस्तक लिखी है। और आपको बताना है कि किन 3 विचारकों को पापर ने खुले समाज के दुश्मन माना है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है प्रधानमंत्री के संबंध में विचार और उनसे संबंधित व्यक्ति। तो देखिए छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा, ये वर्मन का कथन है। समकक्षों में प्रथम दोस्तों ये मार्ले का कहना है। संपूर्ण शासन व्यवस्था की चूल, ये लास्की का कहना है। और सूर्य जिसके इर्द गिर्द नक्षत्र घूमते हैं, जेनिंग्स का कथन है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों गांधी विद्यमान व्यवस्था या वर्तमान विद्यमान शिक्षा व्यवस्था को किसके द्वारा परिवर्तित करना चाहते थे? तो गांधी जी ने दोस्तों मूल शिक्षा या बुनियादी शिक्षा का प्रावधान किया था और विद्यमान शिक्षा व्यवस्था को बुनियादी शिक्षा से बदलना चाहते थे। बुनियादी तालीम या बुनियादी शिक्षा, इससे वो वर्तमान शिक्षा को बदलना चाहते थे। अगला प्रश्न है शांति पर्व के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कितनी थी? तो सही उत्तर है शांति पर्व में मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कुछ निश्चित नहीं बल्कि अनिश्चित थी। राजाओं के दैवीय अधिकार का अग्रणी प्रवक्ता कौन रहा है? तो सही उत्तर है दोस्तों जेम्स प्रथम राजाओं के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का प्रवक्ता रहा है। अगला प्रश्न है कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रस्तुत करता है शासन की कला, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, राज्य के सिद्धांत या ए और सी दोनों? तो सही उत्तर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र सरकार की कला और राज्य के सिद्धांत यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ए और सी दोनों प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विचारक बहुलवाद को भविष्य की भविष्यवाणी कहता है?
तो दोस्तों ये हैं मिस एमपी फालेट, जिन्होंने बहुलवाद को भविष्य की भविष्यवाणी कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, लासवेल और मोस्का का संबंध किससे है? तो दोस्तों लासवेल और मोस्का का संबंध अभिजन या विशिष्ट वर्ग से है। अगला प्रश्न है, किसने माना है कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? तो ये विचारक हैं ए.एस. अल्टेकर। दोस्तों ए.एस. अल्टेकर ने माना है कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत संतुलन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, जनतंत्री व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अपनी शक्तियों का प्रयोग उत्तरदायित्व या जवाबदेही के बिना नहीं कर सकता, और किसने अपनी पुस्तक में ये कहा है? तो दोस्तों ये कथन रैमजे म्योर का है, जिन्होंने अपनी पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्न में कहा है कि जनतंत्री व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अपनी शक्तियों का प्रयोग उत्तरदायित्व के बिना नहीं कर सकता। अगला प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, अल्पतंत्र का लौह नियम, तो ये रॉबर्ट मिचेल्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और देखिए, रूसो के सामान्य इच्छा संबंधी निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। देखिए, ये सामान्य रूप से दूषित नहीं है, सही है। ये हमारे व्यक्तित्व का नैसर्गिक विस्तार है, ये भी सही है। समाज एक जैविक इकाई है, ये भी सही है। और ये सदैव सही इच्छा है, ये भी सही है। तो दोस्तों रूसो के सामान्य इच्छा के संबंध में ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न आसान सा है, धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्युजाल है क्योंकि ये आत्मा का हनन करती है, किसका कथन है? तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में कितने राजा शामिल होते हैं? तो 12 राजा। और राज्य समाजों का एक समाज है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन लिंडसे का है, जो कहते हैं कि राज्य समाजों का एक समाज है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लुशियन पाई के द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के सामान्य लक्षण कौन से हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के 3 लक्षण समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, मनु किस परंपरा के चिंतक थे? तो सही उत्तर है, मनु धर्मशास्त्री परंपरा के चिंतक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस ब्रिटिश उदारवादी विचारक का नाम बताइए जिसने सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों डार्विन जो थे, उन्होंने जीव विज्ञान में अपने सिद्धांत दिए, लेकिन सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादन हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत प्रतिष्ठापित किया था, किस आधार पर? तो उत्तर है नैतिकता के आधार पर। दोस्तों जहां जेरमी बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को मात्रा के आधार पर जो है प्रतिष्ठित किया था, वहीं मिल ने उसमें संशोधन करते हुए उसे नैतिकता के आधार पर प्रतिष्ठित किया। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। बेंथम का मानना था कि मनुष्य उपयोगिता की अधिकाधिक वृद्धि करते हैं, ये सही है। बेंथम महिलाओं के मताधिकार का पुरजोर समर्थन करते थे, ये सही नहीं है। और दार्शनिक उग्रवादी बेंथम के अनुयायी थे, ये आपका सही है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 दोनों सही हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रमुख भारतीय और पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड उच्चतर शिक्षा केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।